Hello everyone, Sahil Khan this side. So this is our series for the polity, and we are targeting the UPSC 2026 prelims, and this is about the unit first, chapter first, historical background and the historical underpinning. So we are covering these chapter in just 10 minutes. So these notes are very crisp and very concise. So we are using these only, and these are made by from लक्ष्मीकांत ओनली. ठीक, सो देर इज़ नो फॉर्मो कि हमने लक्ष्मीकांत नहीं किया. सो स्टिक ऑन दिस रिसोर्स ओनली. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की. थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक 1600 के चार्टर से इंडिया में 1604 में आती है, और 1765 में उन्होंने शाहसूजा जो उस टाइम के रूलर थे बंगाल के, तो उन्होंने क्या किया, दीवानी राइट एक राइट होते हैं जो कि ऑन रिवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ द बिहार, बंगाल और उड़ीसा. तो इस पे उन्होंने दीवानी राइट ले लिए थे. तो बेसिकली क्वेश्चन यही आ सकता है कि व्हाट आर द दीवानी राइट्स. तो हमें पता होना चाहिए दीवानी राइट इज़ अबाउट द कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू एंड द मेंटेनिंग द सिविल जस्टिस. ठीक है, तो 1765 की बात है ये, जब दीवानी राइट मिले थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. किससे मिले थे? शाहसूजा से. अब बात करते हैं जो पूरा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग है वो दो पार्ट में डिवाइड करता है. फर्स्ट पार्ट अबाउट द कंपनी रूल एंड सेकंड अबाउट द क्राउन रूल. तो कंपनी रूल 1773 टू 1857 की क्रांति तक, 1857 की क्रांति से और 1947 तक क्राउन रूल. सो इट इज़ अबाउट दी 1773 एंड रिवोल्ट ऑफ 1857. फिर नेक्स्ट ईयर एक जो नेक्स्ट एक्ट पास होता है 1858 से, जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलती. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैकग्राउंड एंड लेट्स स्टार्ट द एक्ट्स. तो फर्स्ट एक्ट जो आता है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. सो दिस इज़ एक्ट अबाउट दी कंट्रोल द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. फर्स्ट स्टेप था, इट इज़ फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. इट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी. इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंडिया. गवर्नर ऑफ बंगाल इज designated to Governor General of Bengal, and the first one is Governor Warren Hastings. And there is creation of 4-member executive council body who assist the Warren Hastings and the Governor General of Bengal. Constituency of Bombay and the Madras become the subordinate to the constituency of Bengal. इनको बना दिया subordinate. And there is a establishment of Supreme Court in Kolkata in 1774, where one is the Chief Justice and 3 are the senior most justices. It prohibited the servants from taking the bribes and engaging in the private trade. Okay. Court of Director reports on revenue, civil, military affairs. This is all about the Regulating Act of 1773, Amending Act of 1781. It rectified the defect of 1773. It's mean that कि ऊपर वाले एक्ट में जो भी कमी बेशी थी उनको सही करने के लिए दिस एक्ट वाज क्रिएटेड. इसको कहता जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट. इसी वजह से इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, क्योंकि इसने जो उसके डिस्प्यूट थे जो भी वो यहाँ पे सेटल किए हैं. एक्सपेक्ट द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड सर्वेंट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी, उनको एग्जेम्प्ट रखा जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से. रेवेन्यू मैटर को भी एग्जेम्प्ट रखा सुप्रीम कोर्ट से. जो जुडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की ऑल ओवर द कोलकाता चलेगी. हिंदू को डील किया जाएगा हिंदू लॉ से, मुस्लिम को मोहम्मडन लॉ से. अपीलेट की जो जुडिक्शन है वो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास होगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट. और लॉ मेकिंग जो लेजिस्लेशन मेकिंग जो पावर है वो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास होगी. किसके लिए लॉ बना रहे हैं? प्रोविंशियल कोर्ट के लिए और गवर्नर जनरल और काउंसिल के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781. इट इज़ ऑल अबाउट द कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिक्शन है उसको मिनिमाइज़ किया जाए और गवर्नर जनरल की काउंसिल की जो पावर है उसको एक्सपेंड किया जाए.
अब आता है नेक्स्ट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. कई बार ये मतलब स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में पूछा गया है. इट डिस्टिंग्विश द कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन. एसपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पढ़ा है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सीपी कॉस्ट प्राइस. तो कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन को डिस्टिंग्विश कर दिया था. कैश ऑन डिलीवरी और बॉस, दिस आर द निमोनिक्स, कैश ऑन डिलीवरी एंड बॉस. तो कैश ऑन डिलीवरी ये इसका जो रियल जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, जो फुल फॉर्म है वो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल. सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रेगुलेट द कॉमर्शियल फंक्शन एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल रेगुलेट द पॉलिटिकल फंक्शन एंड कंबाइंड इसको कहते हैं डबल गवर्नमेंट. फिर देखते हैं कि जो बॉस है वो सुपरवाइज करता है सिविल और मिलिट्री फंक्शन को. फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन, ये कहा गया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी जो ब्रिटिश के पोजीशन में आई है. सो इसको एज इट इज़ याद कर लेना, और ये कई बार आता है, इम्पोर्टेंट. अब बात करते हैं, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्ट ऑफ 1786. सो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी 2 डिमांड है कि मुझे कमांडर इन चीफ बनाया जाए और मुझे एक स्पेशल ओवरराइडिंग पावर मिलना चाहिए, जो कि मैं काउंसिल के जो डिसीजन है उसको ओवरराइड कर सकूं. सो इनको ये पावर मिली और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए थे. अब आता है नेक्स्ट एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793. तो इट एक्सटेंड द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल. जो पावर पहले थी गवर्नर जनरल पर सुपरवाइज करने की और काउंसिल वाली, वो इन्हें भी मिली. नेक्स्ट जो बन रहे हैं उन्हें और ज़्यादा पावर मिली, मोर पावर. 10 ईयर की जो ट्रेड मोनोपोली है कि 20 साल तक और ईस्ट इंडिया कंपनी ही ईस्ट में ट्रेड कर सकती है और इंडिया में ट्रेड कर सकती है, वो एक्सटेंड हो गई. और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो उनके स्टाफ हैं वो पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, वो इंडियन रेवेन्यू से पे किए जाएंगे. चार्टर एक्ट ऑफ 1813. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. इट एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने जो ट्रेड मोनोपोली थी कि सिर्फ वही ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के अंदर, वो एबोलिश कर दी. बाकी और कंपनियां भी ट्रेड कर सकती हैं, उन्हें परमिशन मिल गई, लेकिन एक्सेप्ट ट्रेड टी एंड चाइना. लेकिन चाइना के साथ और टी में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ट्रेड करेंगे, ये याद रखना है. इट असर्टेड द सोवर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन. ये एज इट इज़ याद कर लेना है, ठीक है, कि सोवर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पे असर्ट कर दिया उन्होंने. अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरी, जो क्रिश्चियन मशीनरी है उनको क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए वहाँ पे अलाउ कर दिया. वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे अलाउ कर दिया, और 1 लाख रुपीज़ उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे स्पेंड दिए गए. लोकल गवर्नमेंट को कहा दिया कि तुम टैक्स को इम्पोज कर सकते हो और अगर कोई नहीं दे तो उसको पनिश भी कर सकते हो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हमें याद रखना है. चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833. इस एक्ट ने स्लेवरी को अबॉलिश किया. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया. गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. और फर्स्ट कौन थे? विलियम बेंटिक. इट वेस्टेड द सिविल एंड द मिलिट्री पावर. और इन्होंने कहा कि पूरे ब्रिटिश इंडिया पे किसका जो एक्सक्लूसिव राइट है वो किसका होगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का. इन्होंने बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थी उनको डिप्राइवेट किया, मतलब छीन लिया. इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं, सबकी पावर को छीन रहे हैं और मिडल में मतलब सेंटर में अपनी पावर ला रहे हैं. इनसे पहले जो लॉ बने थे उनको रेगुलेशन कहा जाएगा और जो अब लॉ बनेंगे उनको एक्ट किया जाएगा, ठीक है. कॉमर्शियल जो बॉडी है उसको एंड कर दिया. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कॉमर्शियल बॉडी है, जो भी वो व्यापार वाली बॉडी है, उसको उन्होंने एंड कर दिया और उसको बना दिया ओनली प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट का. और इसने सिर्फ अटेम्प्ट किया कि ओपन सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन होते हैं उनको ऐसा कंडक्ट करा जाए, सिर्फ अटेम्प्ट किया था और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, ठीक है. अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853. सो दिस इज लास्ट चार्टर बिटवीन द 1793 एंड 1853. इसने सेपरेट कर दिया था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
इट एडिंग द 6 मेंबर काउंसिल, जिसको कहा जाता है मिनी पार्लियामेंट या फिर इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मिनी पार्लियामेंट वाली बात इस एक्ट में हो रही है। लेजिस्लेशन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट या फंक्शन देखा जाता था। फिर ओपन सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता था, जो कि ब्रिटेन में होता था, और मैकुलाय कमेटी के बेस पे ये एग्ज़ाम की जो कमेटी के बेस पे ये कंडक्ट कर मतलब कि फॉर्मेशन हुई, और ये मेरिट बेस पे था। ओके, अब इस जो एक्ट है इसमें जैसे कि और जो एक्ट थे पिछले वाले उनमें 20 साल का जो एक्सटेंशन हो रहा था कि 20 साल बाद 20 साल तक तुम ट्रेड कर सकते हो, 20 साल तक। तो इस वाले एक्ट में ना इन्होंने टाइम पीरियड नहीं बताया कि हम 20 साल तक आगे एक्सटेंड करेंगे, या फिर इन्होंने कहा कि हाँ कि हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, पर टाइम नहीं बताया, विदाउट टाइम फ्रेम। क्योंकि ना आगे जाके 1857 की क्रांति होने वाली है। देखो 1853 चल रहा है, 1857 क्रांति होने वाली, तो यहाँ पर ये टाइम नहीं बताएंगे क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता कि हम कब तक रहेंगे। तो एनी टाइम टर्मिनेटेड बाय द पार्लियामेंट, किसी भी टाइम टर्मिनेट हो सकता है। इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेटिव इन इंडियन काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मिनी पार्लियामेंट था उसमें फर्स्ट टाइम इंडियन की रिप्रेजेंटेशन, लोकल रिप्रेजेंटेशन हुई। कहाँ से? MBBA, तो MBBS होता है ना, तो उसके जगह A लगा लो, तो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द कंपनी रूल। और अब बात करेंगे क्राउन रूल। तो यहाँ से 1857 की क्रांति हुई और क्राउन ने कहा कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी बहुत गलत है और अब हम तुम पे दया करेंगे और हम अब सब कुछ सही कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ढकोसले। ठीक है, अब ये क्या हुआ, 1857 क्रांति हुई, 1858 का एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट एक्ट कहते हैं। बताओ कि यहाँ पे गुड गवर्नमेंट आ जाएगी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय बना दिया, और फर्स्ट कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। एंडेड द डबल गवर्नमेंट, जो डबल गवर्नमेंट हमने शुरू में देखी थी ना, COD और बॉस वाली, COD और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो वो एंड हो गई यहाँ पे। क्रिएटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये क्वेश्चन आ सकता है यार, आराम से आ सकता है, और कई बार मतलब कि PCS में तो आराम से आया, टेस्ट सीरीज में भी आता है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1858 में बन रहा है, और उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल बन रही है, 15 मेंबर काउंसिल, जो कि सिर्फ एडवाइजरी इन रोल है। जो ये छोटी छोटी बात है ना कि एडवाइजरी है, कंपलसरी है, ये ही चीज़ हमें फंसाती है। और ऑफिस इंडिया में और इंग्लैंड में दोनों में इसका ओपन किया गया। इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, इट बिगेन द एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्होंने एसोसिएट किया इस एक्ट ने। वाइसरॉय है वो नॉमिनेट करता है इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, ऑफिशियल नहीं, नॉन ऑफिशियल मेंबर, छोटे मोटे काम के लिए। तो फिर उसके बाद लॉर्ड कैनिंग क्या करता है, 3 इंडियन को नॉमिनेट करता है। वो कौन कौन थे? महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव। देखो पटियाला पैग बनारस में दिन में पिया। ठीक है, पटियाला पैग बनारस में दिन में पिया। किसने पिया? कैनिंग ने, क्योंकि कैनिंग चल रहा है ना उस टाइम पे। ठीक है, कैनिंग ने पिया। ओके, और ये तो हो गया कि किस किस को नॉमिनेट किया। और इसने क्या किया, जो सेंट्रलाइजेशन था ना, जो हम इस वाले एक्ट में देख रहे थे 1833 में, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन हो रहा था। यहाँ पे क्या करा इन्होंने, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, रिवर्स कर दिया सेंट्रलाइजेशन को, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन किया। अगर पूछे डिसेंट्रलाइजेशन कौन से एक्ट से हो रहा है ना, तो इसी एक्ट से हो रहा है 1861। क्योंकि ना इन्होंने क्या किया, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर दी, बंगाल की, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस की और पंजाब की। आपको बस ना इनका सीक्वेंस याद रखना है। देखो BNP, ठीक है, ऐसे बैंगन पाजी। ठीक है, बैंगन पाजी, दिस इज़ ऑल अबाउट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, 2 पॉइंट है, वो ये हैं कि इट इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम एंड ऑर्डिनेंस विदाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि 6 मंथ तक चलेगा। तो
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है कि पोर्टफोलियो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और ऑर्डिनेंस सिस्टम यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंक्रीज द नॉन ऑफिशियल मेंबर एट द सेंट्रल लेवल एंड द प्रोविंशियल लेवल। नॉन ऑफिशियल मेंबर इंक्रीज हो रहे हैं सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेवल। सेंट्रल लेवल इज़ लाइक द सेंटर एंड द प्रोविंशियल इट इज़ लाइक द स्टेट्स। तो दोनों जगह नॉन ऑफिशियल मेंबर इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल मेजोरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मेंटेन रहेगी किसमें? सेंट्रल में। ऑफिशियल मेजोरिटी सेंट्रल में मेंटेन रहेगी। एक्चुअली आई एम कंफ्यूजिंग बिटवीन द दिस पॉइंट, so if I had Lakshmikant I can verify, so wait a minute, I am verifying this fact. 1850 1892 ओके, इसमें यही है जो यहाँ पे लिखा है कि सॉरी आई एम मेकिंग द करेक्शन। नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल मेंबर हैं उनको इंक्रीज़ किया गया है सेंट्रल और लेजिस्लेटिव और प्रोविंशियल लेवल पे, और दोनों में ही ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन की गई है। ठीक है, दोनों में ही। और डिस्कस द बजट, इसमें कि हम बजट को सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, उसके ऊपर वोट नहीं कर सकते हैं। एड्रेस द क्वेश्चन, हाँ हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जैसे कि उसका जवाब उनके मर्जी है दें ना दें, और हम कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। इट इज़ लाइक कि हाँ हमसे कह दिया है कि तुम सवाल करो लेकिन हम जवाब नहीं देंगे, दिस इज़ लाइक। तो नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर हो रहा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का वाइस रॉयज के थ्रू। ठीक है, इतना कुछ नहीं पढ़ना, बस ये याद रखना, यहाँ पे 3 पॉइंट रखना कि 1892 में क्या हुआ कि नॉन ऑफिशियल मेंबर सेंट्रल लेवल और प्रोविंशियल लेवल पर इंक्रीज़ हो रहे हैं और ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन हो रही है। डिस्कशन ऑफ बजट हो रहा है, एड्रेस क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे वोट भी नहीं है बजट पे। और तीसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं। बस 3 चीज़ याद रखनी है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस। मोरले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिंटो वाइस रॉय थे, तो इन्हीं को नाम पे ये आ गया एक्ट मोरले मिंटो रिफॉर्म। ओके, सो इट इंक्रीज द साइज ऑफ CLC मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, PLC मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये वो एक्ट है जिसमें सेंट्रल लेवल पे तो हम ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन करेंगे, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे हम नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई मेजोरिटी मेंटेन नहीं करनी है हमें। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हम आस्क कर सकते हैं, बजट पे हम वोट और रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं था यहाँ वाले पे। ठीक है, दोनों यहाँ पे हमें राइट मिल जाएंगे। फिर इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वाइस रॉय की, उसमें फर्स्ट इंडियन एज अ लॉ मेंबर कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमको ये याद रखना है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। इट इंट्रोड्यूस द कम्युनल इलेक्टोरेट, जातिवाद के नाम पे हमें इलेक्शन लड़ाए गए। दिस इज़ द एक्ट। अगर कहीं भी कम्युनलिज्म आ जाए, फादर ऑफ कम्युनलिज्म आ जाए, लीगलाइज कम्युनलिज्म आ जाए, तो वो आएगा लॉर्ड मिंटो और मोरले मिंटो रिफॉर्म। सेपरेट द रिप्रेजेंटेशन फॉर द प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट। इंट्रोड्यूस द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ओके, अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात आ जाए, हाफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात आ जाए, इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात आ जाए, तो वो आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। मोन्टागू चेलफॉर्म रिफॉर्म इसको कहते हैं, क्योंकि ये कौन था? SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये कौन था? वाइस रॉय। इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल। ठीक है, जो सेंट्रल कंट्रोल चल रहा था ना, एक सेंटर में सारी पावर थी, उसको रिलैक्स कर दिया। कैसे? कि सेंट्रल जो लेवल को और जो प्रोविंशियल लेवल है ना, उनको सब्जेक्ट बांट दिए। जो प्रोविंशियल लेवल है ना, जो स्टेट लेवल, उसमें भी 2 कैटेगरी बांट दी, ट्रांसफर, रिजर्व। रिजर्व्ड फॉर द मतलब कि मेन जो सब्जेक्ट थे इम्पोर्टेंट, एंड ट्रांसफ़र इज फॉर बेसिक। ठीक है, और डायरकी क्रिएट हो गई। ठीक है, डायरकी इज लाइक अ डबल गवर्नमेंट। ठीक है, बाइकैमरलिज्म मतलब लोअर हाउस अपर हाउस, लोकसभा राज्यसभा क्रिएट हो गया। डायरेक्ट इलेक्शन होने लग गए भाई, यहाँ पे समझ रहे हो किस लेवल का था। तो इट इज़ लाइक बाइकैमरलिज्म, डायरेक्ट इलेक्शन। आउट ऑफ 6, 3 वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या थे? इंडियन मेंबर थे, सिख,
इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, इनको भाई वोटिंग राइट मिल रहा है, ये वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्रांटेड फ्रेंचाइज मतलब कि वोटिंग राइट किसके बेस पे मिलता था, टैक्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशन। एक हाई कमिश्नर का ऑफिस खोला गया लंदन में। पब्लिक सर्विस कमीशन है वो इंट्रोड्यूस हुआ भाई 1926 में, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो PCS है वो कौन से एक्ट से है, 1926। सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेपरेट लेजिस्लेटिव बजट, सेंट्रल और जो प्रोविंशियल का जो बजट है वो सेपरेट कर दिया इस एक्ट ने। इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन आफ्टर 10 ईयर, एक कमीशन बनेगी 10 साल बाद जो कि एनालाइज करेगी कि जो नेक्स्ट जो एक्ट आएगा उसमें क्या क्या प्रोविज़न होने चाहिए और जो अभी जो प्रोविज़न चल रहे हैं वो कितने यूज़फुल हैं। सो दिस इज़ अबाउट द साइमन कमीशन जो कि 2 साल पहले ही बन जाती है 1927 और इट इज़ अ 7 मेंबर बॉडी और जो कि रिकमेंडेशन देती है जिसका बाइकआउट करते हैं हम इंडियन वाले, क्योंकि उस टाइम पे जो साइमन कमीशन थी जो इसके अंदर जितने भी मेंबर थे वो ऑल आर फॉरनर्स, ऑल आर ब्रिटिशर और इसके अंदर एक कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। सो दैट्स वाई वी आर बाइकआउटिंग कि वो बायस एक जो डिसीजन लेंगे। सो उन्होंने कहा कि भाई जो डायरकी है ना उसको तो अबोलिश कर दो। इन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसका एक्सटेंशन कर दो और उन्होंने कहा कि फेडरेशन बनानी चाहिए और जो कम्युनल जो इलेक्टोरेट दिए हैं ना हमने उसको एक्सटेंशन कर दो। बताओ, ऐसा कहा इन्होंने। सारे काम हैं बकवास करें, ठीक है। तो इसकी जो रिकमेंडेशन है हम उनको नहीं मानते और फिर उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। ऑल इंडिया फेडरेशन, प्रिंसली स्टेट, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन है ना, ये बनती है। लेकिन ये कहते हैं बनेगी पर ये कभी एग्जिस्ट नहीं करती। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट हैं उनको डिवाइड करते हैं फेडरल में, प्रोविंशियल में और कंकरेंट में। फेडरल मतलब कि सेंटर लेवल पे, प्रोविंशियल मतलब कि तुम्हारा स्टेट लेवल पे, कंकरेंट मतलब दोनों लॉ बना सकते हैं इनमें से कोई भी। रेजिडिटी पावर कि अगर कोई ऐसा लॉ है या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब यहाँ तीनों सब्जेक्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है इन लिस्टों में, तो उस पर कौन लॉ बनाएगा, वाइसरॉय। एंड दिस इज़ PYQ ऑफ UPSC। ओके, तो देख रहे हो कितना सिंपल पूछा जाता है और हम इसे भी गलत कर देते हैं बिकॉज लैक ऑफ रिविजन। अबलिश्ड द डायरकी इन प्रोविंसेस, प्रोविंसेस मतलब स्टेट में ना डायरकी नहीं चलेगी, 2 रूल नहीं चलेंगे, स्टेट का सिर्फ एक ही रहेगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए उन्हें, ऑटोनॉमी चाहिए भाई। अडोप्ट डायरकी एट द सेंटर, सेंटर पे उन्हें डायरकी चाहिए। देखो प्रोविंस में उन्हें डायरकी नहीं चाहिए, सेंटर पे डायरकी चाहिए, ठीक है, उल्टा कर दिया ना। सेंटर मतलब एक रहता है और वहाँ पे ज़्यादा पावर रहती है लेकिन वहाँ पे डायरकी। ओके, वुमेन सीट इन लेजिस्लेचर, वुमेन को भी सीट मिलने लगी लेजिस्लेचर में भाई। 6 आउट ऑफ 11 बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, UP इनको बाई कैमरल बना दिया गया। बस ये याद रखना है कि बाई कैमरल कौन कौन सी थी। अब इलेक्टोरल सिस्टम और किस किस को मिल गया, मतलब कि वोट करने का अधिकार। डिप्रेस क्लास को, वुमेन को, लेबर को, भाई लेबर को भी मिल गया यहाँ पे। अबलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया इस एक्ट के थ्रू अबलिश की गई। एक्सटेंडेड द 10% फ्रेंचाइज, 10% फ्रेंचाइज इंक्रीज कर दी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इस एक्ट से एस्टेब्लिश की। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब यहाँ से बनी है इस एक्ट से। फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश इन 1937 थ्रू दिस एक्ट। ओके, आफ्टर दैट I think we are completing the unit first. So this is all about the historical underpinning. 1947 में जो क्लेमेंट एटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो 20 फेब को 1947 में एक अनाउंसमेंट करते हैं कि 13 जून 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। एंड फाइनली हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिल जाती है। कब? 15 अगस्त 1947। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट फर्स्ट and chapter first, historical underpinning, and these are the 2-pager notes and I hope these are helpful for you.
stay tuned with my